कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया तुम लोगों ने? यस सर। अच्छा चलो मैं उसको फिर से करते हैं, उसमें से देखते हैं कि क्या क्या था। फॉर्म कौन सा ऑनर्स है? जूलॉजी है। थोड़ी देर में आओगे? मेरी क्लास चल रही है तो मैं थोड़ी देर में, ठीक है? क्या? हाँ हाँ थोड़ी देर में। हाँ तो क्वेश्चन 1.19 था। क्वेश्चन 1.19 में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करनी थी, तो 0.0025 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें बोलो? दो। दो। ठीक है। इसके बाद है 208, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? थ्री। थ्री। करेक्ट। 5005 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? फोर। फोर। करेक्ट। 126000 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? थ्री। बोलो। थ्री है सर। थ्री। ठीक है। इसके बाद 500.0 कितनी है इसके अंदर? फोर सर, फोर। हाँ एकदम ठीक है। इसमें फोर है और इसमें कितनी है? फाइव नंबर। चार और एक पाँच। हाँ ठीक है। करेक्ट। ठीक है। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो समझ में आ गई, साइंटिफिक नोटेशन हम लोग निकले लिख लेंगे। एक अब हम लोगों को क्या करना है, हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। अब पहले मैं राउंड ऑफ बता देता हूँ, तो मैं राउंड ऑफ कैसे करना होता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। दो रूल्स क्या हैं? आ जाओ। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास दो रूल है। अभी जो वो छांटे थे बबीता कुमारी दूसरा काशी वाला, वो केमिस्ट्री में है सेकंड क्लास में, ठीक। उसको छोड़ दीजिएगा। किसको? तो उस लड़की का सुधारना होगा जिसका वहाँ महानंद। अच्छा इसमें देखो ना, ये जो सुधार दिया इसमें से देख लो कौन कौन सा वाला बोल रहे हो। अच्छा एक और लड़की आई जिसका 305 नंबर था, 67 पे इसका 305। सर जैसे ये है ना हाँ रोहन, हाँ हाँ ये तो लड़का पकड़ा गया। हाँ हाँ हाँ। तो ये सही है, अपना ही विद्यार्थी, ये और ये दोनों सही है यहाँ तक ये शायद उसका देखना पड़ेगा मार्क्स। लेकिन इसमें एक लड़की है 67 जिसके 305 नंबर है, उसका होना चाहिए। उसका होगा हाँ। देख तो लीजिए उसका सर, छट देखना। जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसका आ गया। उसका इसका दूसरे में आ गया ना। केमिस्ट्री में। ठीक ठीक है। और सब मिला दिए सर, सब हाँ मिला बाकी सारे देख लिए दिए। हाँ। ठीक है। तो राउंड ऑफ हम लोग कर रहे थे, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। तो मेरे पास अगर ऑप्शन है 76.2, तो अगर नंबर 2 से कम होगा, लेस देन 5 होगा, लेस देन 5, तो इससे आगे वाला जो नंबर है वो वैसे ही रहता है। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये 76.2 ही रहेगा। ठीक है। तो लेस देन 5 होता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, लीव एट इट एज इट इज, लीव एज इट इज, उसको एग्जैक्टली वैसे ही छोड़ देते हैं। हाउएवर अगर यहाँ पे नंबर 2 5 से ज़्यादा होगा, मोर देन 5 लिख लेते हैं, ये तुम्हें पहले ही पता होगा। ठीक है। 6 है तो आगे वाले नंबर में एक ऐड हो जाता है और इसको हम लोग कर देते हैं 76.3। ठीक है। ये तो तुम्हें पहले ही पता था या नहीं? यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। तो अब जो दूसरा बचा है हमारे पास ये है कि 76.5 होगा तब क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है 76.15, ये क्या है? 5 है। अब 5 में दो केसेस आते हैं। दो केसेस हैं कि इससे पहले वाली जो डिजिट है, ये वाली जो 1 है, ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, लीव एज इट इज, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और अगर ऑड है तो भी ऐड 1 इन इट। ठीक है। इसको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है 76.35, ठीक है, और एक है 76.45।
तो 5 है, तो 5 के दो केसेस हैं। देखो ये इससे पहले ये वाला जो डिजिट है वो क्या है, ऑड, और ये वाला जो डिजिट है वो क्या है, इवन है। तो 5 से पहले वाला डिजिट अगर ऑड होगा तो उसको हम लोग इवन कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। लेकिन अगर मेरे पास ये है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज इट इज़ छोड़ देना पड़ेगा। तो ये वैसे ही रह जाएगा 76.4, एज 4 इज़ ऑलरेडी इवन नंबर। 4 क्या है, पहले से ही एक इवन नंबर है, तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आई? यस सर। हाँ ठीक है। तो ऑड और इवन देखना है 5 के केस में। 5 से कम होगा तो तुम्हें वैसे ही छोड़ देना है, 5 से ज़्यादा होगा तो +1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 होगा तो हमें उससे एक पहले वाले नंबर देखना है। अगर वो इवन होगा तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर ऑड होगा तो उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डिजिट हम लोग देखेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया <5, एक हो गया 5, और एक हो गया <5। तीन केसेस हो गए। अगर <5 हो गया तो हमें क्या करना है, ऐड 1, एक उसमें ऐड कर देना राउंड ऑफ करते हुए। अगर <5 हो गया तो हमें क्या करना है, लीव एज इट इज़, उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। अगर 5 आएगा तो उसके अंदर दो केसेस होंगे। अगर उससे पहले वाली डिजिट ऑड है तो उसमें क्या करना है, ऐड 1, उसमें 1 हम लोग ऐड कर देंगे। और अगर वो ऑलरेडी इवन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीव एज इट इज़, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब ये राउंड ऑफ हम लोगों ने क्यों सीखा, राउंड ऑफ इसलिए हम लोगों ने सीखा क्योंकि हमें पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया हो कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो तुम्हें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, आंसर राउंड ऑफ करना पड़ता है। आज से पहले तुम लोगों ने साइंस में जितने न्यूमेरिकल्स करे हैं कैसे भी करते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे। अब जो हम लोग साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है। उस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट में अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसको कम करने के लिए हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 76543.234 है, ठीक है। और इसे बोला कि तुम इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो, लेकिन उससे पहले जो तुमने क्वांटिटीज़ ऐड करी हैं उसमें एक x को ऐड किया है, एक y को ऐड किया है, और टोटल जो तुम्हारा आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो x में कितनी है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, और y में है 8 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मेरे पास एक x नंबर है जिसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, y एक दूसरा नंबर है जिसके अंदर 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो कैसे हम लोग डिनोट कर पाएंगे, तो उसको हम लोगों को लिखने के लिए, सही तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूरी होगी। और सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन में क्या होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लानी होती है आंसर में। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है एक्स में, वाई में 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 6। तो हमारे आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। तुम्हारी जितनी भी क्वांटिटीज़ दे रखी है उसमें से कोई भी ऐसा नंबर जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, उतना ही हम लोग आंसर में लिखेंगे। तो चलो हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी है 30.02, दूसरी क्वांटिटी है 30.05, और एक क्वांटिटी है 20.2, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बोलो। 4। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। और इसके अंदर कितनी है, 3। तो इनमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, 3 वाली, ठीक है। तो आंसर में तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या किया है कि तुम्हें नहीं पता कि इसके आगे क्या है, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, नहीं पता है। तो जब मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़ीरो ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, पता होगा तुम्हें।
जब हमें डेसिमल के Yes, नेक्स्ट प्लेस sir. नहीं पता है तो हम लोग उसे ज़ीरो ले लेते हैं, लेकिन हम लोग सर्टेन नहीं है। सर्टेनिटी कितनी है? 3 पोजीशन तक की है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो 3 पोजीशन तक सही है। फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर पे हमें पता ही नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 1 हो, 2 हो, मेजरमेंट तो लिया नहीं है उस पॉइंट पे। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, 0 मान के ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये 0, 3 3 6 और 7 8, 80.27। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 4। ठीक है, लेकिन मुझे आंसर कितने में डिनोट करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, क्योंकि तीसरे वाले की मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अगर हो सकता है यहाँ पे 2 होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, 3 होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, 5 होगा तो भी आंसर चेंज हो जाएगा, और 0 होगा तो वो सेम रहेगा। तो हमें नहीं पता कि ये जो फोर्थ प्लेस है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, वी डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट। तो अगर हमें फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर पे, फोर्थ प्लेस पे नहीं पता है कि वो सही है या नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 80.3। समझ में आएगी? और इसमें कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. पक्का क्लियर हो गया ये? तो आंसर हमें कैसे डिनोट करना है? हमें डिनोट करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस यूज होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आंसर इज रिटन इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसे दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक और एग्जांपल है, जैसे 12.11 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 18.0 दे रखा है, और 1.012 दे रखा है, 1.012। इनको हम ऐड करेंगे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है और इसमें 4 हैं। तो अगर मैं इसको करूँगा तो इसको मुझे 0 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 2 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 31। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हम आंसर कैसे करेंगे? मिनिमम सिग्निफिकेंट मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करेंगे। तो 31 पॉइंट इसको करेंगे, ये लास्ट यही है, तो 2 है, 2 से आगे 2 ही है, तो इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया है, सॉरी 1 पे ही ये खत्म हो जाएगा। 31.1 क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हमें जो आंसर होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 इंटू 1.25, इसको मल्टीप्लाई करके आता है 3125। ठीक है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलो। 2, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, 3। तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 2, 2। 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी कितनी है? 4 है, और मिनिमम कितनी है? 2 है ना, तो मिनिमम क्या है? 2 है। तो आंसर में 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करके आंसर बताओ कितना आएगा? 3.1. 3.1। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? 3.1 में। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें पता है कि इसकी सेकंड पोजीशन पे 5 है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी डेसिमल की सेकंड पोजीशन में क्या है। हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 3 हो। हम लोग सर्टेन नहीं है कि इसकी सेकंड पोजीशन में क्या है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से नहीं आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3.1, जिसमें 2 डेसिमल डिजिट्स होंगे।
ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब तुम देखना कि आईआईटी वगैरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हें बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे रखी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 112.3546। अब तुम्हें क्या करना है कि ये 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और तुम्हें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या करोगे कि पहले इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर चेक करोगे। तो ऐसे नहीं करना। आंसर तुम्हें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखना है। तो इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 10, 10। इसमें कितने हैं? 5, 5। और इसमें कितनी है? 5, 5। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा। तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखना है कि किस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट्स हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो तुम्हें बिना मल्टीप्लाई करके तुम देख लोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें से ये सही है, तो इसको आंसर टिक कर दोगे कि ये ऑप्शन यही करेक्ट है। समझ में आएगी? तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दे रखी होगी। ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को करने मत बैठ जाना कि इसको डिवाइड करके ये आएगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। तुम्हें क्या करना है, सबकी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करनी है और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज कर लेना है। क्लियर है ये आंसर? समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? yes sir, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें बड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी होती है और तुम्हें फाइंड आउट करना होता है कि क्या आंसर आ रहा है उसमें। ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्टली आंसर कर देते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स ऑनर्स। हाँ, अभी वेट करो, ये जाएगा उसके बाद। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ लॉस पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास परसेंट। सर बोलो। आपने तो कहा था कि एडिशन में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा उसको लेंगे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन सर बुक में दिया हुआ है ये डेसिमल बाद जो लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा होगा नहीं है। ऐसा बुक में दिया हुआ है सर। हम्म। हाँ, ठीक है। सही है वो कि जो एडिशन में है, जितना भी डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे इसमें एक ही है तो हम डेसिमल के बाद एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग टोटल ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। हाँ, नहीं वो सही है। ठीक है, उसको ऐसे भी कर सकते हो। आगे तो तुम्हें पता ही है ना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। हाँ, मतलब एक केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 30.02 किया और यहाँ पे 1.2 कर दिया। ठीक है। तब उसमें तुम 31.22 आएगा, तब उसमें तुम 2 करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये 31 रहेगा, क्योंकि डेसिमल की फर्स्ट डिजिट हम लोगों को पता है। हाँ, नहीं ठीक है, एकदम करेक्ट है वो। मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे आराम से हो ही रहा था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया। एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हमें डेसिमल के ही जितने डिजिट हैं उसी के बेसिस पे ही हम लोगों को करना है कि डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखी हैं उसी के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि आगे करते हुए जो डिजिट्स हैं वो कम या ज़्यादा आ सकती है। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा मास क्वोशिएंट कर लेते हैं। तो तुम्हें मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होता है। ठीक है।
मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो मैं मेजर मेजर यहाँ पे करा रहा हूँ। तो मास परसेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके लिए निकाला जाता है? मास परसेंट और मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये दे ऑल आर ये सारी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है वो मेजर अमाउंट में अवेलेबल होता है, मेजॉरिटी, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होगा? माइनॉरिटी में, ठीक है। सो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि कितने अमाउंट में सॉल्यूट हम लोगों ने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ग्राम सॉल्यूट लिया और इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो इसको मैं बोलूँगा कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास मैंने बताया, ग्राम इसका मास और इसकी वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया? 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ये डिसॉल्व है। तो कितना ग्राम सॉल्यूट है और कितना ग्राम सॉल्वेंट है या कितना वॉल्यूम सॉल्वेंट है, ये हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से हम लोग उसको देख सकते हैं। तो पहले क्या आता है? मास परसेंट। तो मास परसेंटेज एक तो दो तरीके से निकलते हैं। एक तो कंपाउंड है अगर हमारे पास, तो उसके अलग अलग एलिमेंट्स के बेसिस पे हम लोग उसका मास परसेंट निकाल सकते हैं। और एक मास परसेंट हम लोग सोल्यूशन का भी निकाल सकते हैं कि मास बाय मास परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल सा देखते हैं कि कंपाउंड्स का और उसके साथ एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो मास परसेंट में फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल है C2H6OH। जो ओवरऑल फॉर्मूला है ये है C2H7O। अब मुझे क्या करना है? इस टोटल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दे रखा है और इसका मैं क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ये पता है या नहीं पता? यस Yes. सर। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 7 प्लस 16, 47, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हो गया 47 ग्राम पर मोल। ये मैंने इसका क्या निकाल लिया? मोलर मास निकाल लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का कितना मोलर मास है और उसको हम लोग 100% से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 और ये परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है? पर सेंट, विच इज सेंट मतलब 100 होता है, तो 1/100। तो अगर मैं बोलूँ 100%, तो ये क्या होगा? 100 इंटू परसेंट विच इज इक्वल्स टू 1। तो 100% का मतलब क्या है? 1 ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मास परसेंट क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और उसको मैंने क्या किया? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ और 1 को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ? 100% से। तो ये निकल जाता है मास परसेंट। अब फॉर्मूला क्या था? C2H7O। तो इसमें हम लोग मास परसेंट निकाल सकते हैं कार्बन की, या कॉम्पोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो पहले हम लोग निकालेंगे मास परसेंट ऑफ कार्बन।
तो कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, तो 12 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास हम लोगों ने निकाला था विच वाज 47 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू 100%। तो कार्बन कितनी परसेंटेज में अवेलेबल है इस कंपाउंड में, ये हम लोग बहुत आराम से इसका मास परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग मोल परसेंट नहीं निकाल रहे हैं, मास परसेंट निकाल रहे हैं। मोल परसेंट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल परसेंट नहीं है, ये है मास परसेंट कि कार्बन का कितना मास है और ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितना मास है। तो करेंगे 24 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 47 इंटू 100%, ठीक है। डिवाइड करके बताओ कितना होगा। बताओ डिवाइड करके कितना आएगा। जल्दी बताओ या फिर मुझे करना पड़ेगा। 24 डिवाइडेड बाय 47, ये हो गया 0.5106 इंटू 100%, विच इज इक्वल्स टू 51.06%, ठीक है। तो इस कार्बन का मास परसेंट कितना हो गया? 51% हो गया। अब सिमिलरली हम लोग निकालेंगे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मास परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 7 इंटू, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1, तो इसको ग्राम पर मोल करेंगे, और ओवरऑल कितना है? 47 इंटू 100%। इसको करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 47 इंटू 100% आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 47 इंटू 100% आ जाएगा 14.89%, ठीक है। तो इसको तुम डेसिमल की किसी भी उससे निकाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? मोलर मास ले रहे हैं, ठीक है। डेसिमल की 2 डिजिट तक इस आंसर को निकालोगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे तो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स उसी तरीके से है, क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तो उस एक ही है, जैसे 7 में एक है और 47 में 2 है, तो उस बेसिस पे हम लोग इसे नहीं निकालेंगे, इसको हम लोग जस्ट नॉर्मली कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का निकालेंगे। चलो मुझे बताओ ऑक्सीजन का कितना मास परसेंट आया। हाँ बताओ ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज आएगा, डिवाइड करके मुझे बताओ जल्दी। कितना? 34.04%, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसको ओवरऑल करोगे तो सब आएगा 51, इधर है 51.06%, ये हो गया 34.04%, एंड इसका कितना है? 14.89%, ठीक है। 34 ये हो गया, 15 ये हो गया, 51 ये हो गया, और ओवर अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया? 100% आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। इतना क्लियर हुआ? तो हमें क्या दे रखा होगा, जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और मास परसेंट हमें दे रखा होगा। सो मास परसेंट जब दिया होगा तो मास परसेंट ऑफ कोई कंपाउंड दे दिया और इसमें तुम्हें दे दिया मास परसेंट ऑफ कार्बन इज 69%, ठीक है। तो मतलब जो 100 ग्राम है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम तुम्हारे पास कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है? 69 ग्राम क्या है? कार्बन है। लिख सकते हो इसे, क्योंकि क्या है? परसेंटेज दे रहेगा 69%, मतलब 100 में से 69 कार्बन है। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन 69% दिया है, तो हम बोल सकते हैं अगर मेरे पास कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें से जो कार्बन है वो कितने ग्राम होगी? 69%। सिमिलरली अगर तुम्हें ऑक्सीजन दे रखा है,
तुम्हें बोला है 59% ऑक्सीजन है, तो तुम क्या बोलोगे? 59 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is present in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितना है? 59 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे तुमने लिया सुक्रोज C12H22O11, इसका हमें मास परसेंट निकालना है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ कार्बन 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय जो इसका टोटल मास है उसको निकालेंगे। इसका टोटल मास कितना होगा? रुको ये कर लेते हैं, C6H12O6 C6H12O6, इसका मोलर मास मुझे पता है 80 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो 6 इंटू 12, ठीक है, और ये इतना होगा ग्राम पर मोल। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ। निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, मुझे बताओ। सर हम्म, कार्बन का 0.5 इंटू 100%, कितना? कार्बन का फिर से बोलो, कितना आ रहा है? 0.4 इंटू 100%। 0.4 इंटू 100%, तो कितना होगा? 40% हो गया ये तो। ठीक है, चलो हाइड्रोजन का बताओ। 0.066 इंटू 100%। तो मतलब ये 6% हो गया। ठीक है, नीचे वाला बताओ। 0.533 इंटू 100%। 533 इंटू 100%। मतलब ये हो गया 53.3। ठीक है, तो ये टोटल सही आ रहा है। ये 54 अगर मैं इसको मान लूँ, 53.3, 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 अप्रॉक्सीमेटली 100 है। ठीक है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था जिसका मोलर मास हम लोगों ने इस तरीके से निकाला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द लोएस्ट, it is the lowest ratio of elements present in the compound। ठीक है, तो कंपाउंड में कितने मोल्स हैं और उनका जो लोएस्ट नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। तो जैसे ग्लूकोज का ही एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। लेकिन इधर लिख देता हूँ मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने लगूँ तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? लोएस्ट रेशियो।
रेशियो, और लोएस्ट को क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या है कि कोई भी एक ऐसा नंबर लो और उसको इससे डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो C1 आएगा, 2 आएगा और ये आएगा। तो ये क्या आएगा, CH2O। तो अगर इनके जो ये स्टोइचोमेट्री है, ठीक है, इनको अगर तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर दो तो वो तुम्हारा बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्लियर है, बताओ यस और नो। सर ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो सबसे डिविजिबल हो। हाँ, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो, ठीक है। क्या करना है, तुम्हारे पास रेशियो है, तो तुम्हारे पास रेशियो 2:2 रेशियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो उससे तुम क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास फॉर्मूला है C22H11O12, तो अगर मैं तुम बोलूँ कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है तो तुम क्या बताओगे, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C2H1O2 नहीं, यहाँ पे तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। सारे डिविजिबल नहीं है, 11 से तो डिविजिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 है। अगर ऑक्सीजन भी 11 होता तो ये आराम से हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3CH2OH, ये कितना हो गया, C2 3 4 5 6 O। तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, CH3O। नहीं, ऑक्सीजन पे 2 थोड़ी ना है, ऑक्सीजन पे क्या है, 1 है ना। तो 1 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये वही रहेगा। हाँ, ये वही रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, 2:6:1। तो लोएस्ट कौन सा नंबर है जिससे तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये 0.5 हो जाएगा। तो हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें उसको एक प्रॉपर नंबर देना है, होल नंबर देना है, ठीक है। सो 126 ही रहेगा, ओके। तो हम लोग कैसे करते हैं, इन सब को देखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम तुम निकालो, जो लोएस्ट नंबर है जो डिविजिबल है उससे तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बस तुम नॉर्मली इसको कर सकते हो। कोई भी एक ऐसा नंबर उठाओ, देखो 2 से होगा, 3 से होगा, या इनमें से जैसे किसी, जैसे यहाँ पे 6 से था तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा था, ठीक है। तो अगर मैं 6 12 6 करूँगा तो 2, फिर मैं 3 से करूँगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब इसको क्या कर दिया जाएगा, 6 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग एक और चीज़ लेते हैं, जैसे मेरे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के। सो एम्पिरिकल फॉर्मूले को मैं अगर किसी एक n नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इक्वल आ जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा C6H12O6, तो फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। तो मैं बताऊँ यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n कौन सा नंबर होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ CH2O को और वो सेम आ जाए, 6, ठीक है। तो जिस नंबर से तुम मिनिमम डिवाइड करोगे वही तुम्हारा n का नंबर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका कुछ मास होगा, C6H12O6 का, इसका मास है 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल, एक मोल का। यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में इसका मास निकालते हैं, 12 हाइड्रोजन का, 12 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का और 16 इसका। कितना आएगा ये, 30। ठीक है। सो इसको मैंने इधर से ये कर दिया, और अगर मैं n की वैल्यू निकालने बैठूंगा तो वो कितनी आनी चाहिए, 60। 6 आएगी, 6 60 नहीं आएगी, ठीक है। यूनिट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो अगर तुम्हें
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, तो अब मैं तुम्हें क्विकली क्वेश्चन बता रहा हूँ, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो अगर तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, उसको तुम किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतना क्लियर हो गया? यस सर। Yes. ठीक। और n निकालने के लिए तुम क्या करोगे? n निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड। या मोलर मास, ठीक है, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, एम्पिरिकल वेट या एम्पिरिकल मास से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और एम्पिरिकल वेट तुम निकाल लेते हो, तो तुम्हें यहाँ से n पता चल जाएगा, और n को अगर तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। समझ में आया ये? बताओ, समझ में आया या रिपीट करूँ? रिपीट कीजिए। रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, एक एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला से, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई एक n नंबर से, तो मुझे क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मैंने तुमसे यही पूछा कि अगर मेरे पास CH2O है, तो मैं उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि C2C6H12O6 आ जाए। तो तुमने मुझे बताया क्या होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, ऐसे ही बताया तुमने। यस सर। हाँ। अब मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का मास लिया, एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और इस एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास को लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हो गया, ये एम्पिरिकल मास यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा तो n की वैल्यू क्या आ रही है, एकदम सही आ रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यस सर। हाँ, तो बस मैंने वही बताया कि n की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो तुम क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारी n की वैल्यू आ जाएगी और तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग थोड़ा इतना ही करते हैं, बच्चे वेट करें, उनका फॉर्म चेक कराना है। कल की क्लास 9 बजे रख सकते हैं हम लोग, बताओ? यस सर। 9 बजे, ठीक है, 9 से। हाँ बोलो। सर मेरे को ट्यूशन है। 9 बजे ट्यूशन है, तो कितने बजे फ्री, कितना बजे अप्रोप्रिएट टाइम होगा, क्योंकि अभी तो इस टाइम पे मुझे फॉर्म चेक करने होता है, तो मैं दिन में थोड़ा फ्री नहीं हो पाऊंगा, तो बताओ क्या अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा। हम लोग 9 बजे जाते हैं और 11:30 बजे आते हैं, तो 12 बजे ही ठीक टाइम। 12 बजे एक्चुअली शाम में बहुत बच्चे फॉर्म लेने आ जाते हैं। ठीक है, शाम को कितने सर बजे, शाम में। शाम को कितने बजे? शाम में कभी भी। जब आप फ्री हो सर। ठीक है, तो 5-6 बजे ही कर लेंगे क्लास, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फिर आज का इतना ही करते हैं, कल हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। ठीक, ठीक है, चलो, यस सर। ओके।